Hello dear students, welcome to my new class. आज आप लोगों को हम टैक्स लायबिलिटी पढ़ाएंगे। बच्चों देखो, टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा व्हाट आर द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैं ये क्यों कैलकुलेट करूं कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं और ये नॉन रेजिडेंट हैं। बिल्कुल बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आना भी चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो विश्वास मानो आपने हमारे पुराने वीडियोज अच्छी तरह से देखे नहीं हैं। देखें, आपके क्वेश्चन का जवाब है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को मैं क्यों कैलकुलेट करता हूँ, अलग अलग क्यों क्लासीफाई करता हूँ। इसका सबसे बड़ा बेसिक रीज़न है कि दोज पर्सन्स हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, द लायबिलिटी ऑफ टैक्स सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं उनके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स कम पड़ता है, और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके ऊपर सबसे कम पड़ता है। अब बच्चों आप खुद सोचेंगे, सर मैं इंडिया में नॉन रेजिडेंट बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन इतना ध्यान रखो, हमारे यहाँ के लिए तो नॉन रेजिडेंट बन जाओगे, लेकिन किसी और देश में आप हो सकता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की प्रोसेस को फुलफ़िल कर रहे होंगे, उनके कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे होंगे, लेकिन हमें अपना देश देखना है। हमारे भारत देश में अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे तो हम आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स चार्ज करेंगे, नॉट ऑर्डिनरी होंगे तो कम टैक्स चार्ज करेंगे, और नॉन रेजिडेंट होंगे तो सबसे कम टैक्स चार्ज करेंगे। अब आप ये देखें कि टैक्स लायबिलिटीज़ में कौन कौन से ऐसे इनकम्स हैं जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होते हैं, जो नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होते हैं, या कुछ ऐसे इनकम्स हैं जो सभी में टैक्सेबल होते हैं, कुछ ऐसे इनकम हैं जो सभी में एग्जेम्प्ट होते हैं, कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। तो आइए कुछ इनकम्स को मैंने क्लासीफाई किया है, और वीडियो को पॉज कीजिए और इनको पहले पूरे पॉइंट्स को नोट कर लो बेटा। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट को मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया है आपके लिए बिल्कुल छोटा कर दिया है। केवल हमारे 4 पॉइंट्स को आप याद रखें, हमेशा आपको याद रहेगा टैक्स लायबिलिटी। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट पॉइंट है इनकम रिसीव्ड, एक्रू, एराइज, डीम्ड टू एक्रू और एराइज इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये हुआ, इफ एनी इनकम एक्रू, एराइज और डीम्ड टू एक्रू और एराइज इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, जैसे ये वर्ड्स आ जाते हैं कि भारत में पैसा मिला, या भारत में पैसा उदय हुआ, उपार्जित हुआ, या ये मान लिया जाए कि भारत में ये पैसा उपार्जित हुआ है, एक्रू हुआ है, एराइज हुआ है, उदय हुआ है और उपार्जित हुआ है, या भारत में रिसीव हुआ है। तो ऐसे इनकम्स को आपको सभी जगह पर टैक्सेबल करना होगा, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी इनको टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी होंगे तब भी इनको टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट होंगे तब भी इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, एनी इनकम रिसीव्ड, एक्रू, एराइज और डीम्ड टू एक्रू, एराइज इन इंडिया। भारत में अगर कोई भी आपने इनकम प्राप्त किया है, या उपार्जित हुआ है, या उदय हुआ है, या यह मान लिया जाए कि यहाँ पर ही आपका उपार्जित हुआ है और उदय हुआ है भारत में, तो आपको इस पर टैक्स सभी को देना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो और चाहे नॉन रेजिडेंट हो। याद हो गया ये पॉइंट? बिल्कुल। नेक्स्ट देखें बच्चों, इनकम रिसीव्ड, एक्रू, एराइज और डीम्ड टू एक्रू और एराइज आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर। जैसे भारत के बाहर की इनकम की बात आए, चाहे वो रिसीव हो, एक्रू हो, एराइज हो और डीम्ड टू एक्रू और एराइज हो, तो बच्चों तुरंत आपके माइंड में 2 पॉइंट आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि क्या वो बिजनेस सेटअप इन इंडिया है या कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। अगर ये सेटअप इन इंडिया है, यानी एनी बिजनेस दैट इज सेटअप इन इंडिया बट वर्किंग आउटसाइड इंडिया, द एम्प्लॉय फ्रॉम इंडिया ट्रांसफर टू अनदर कंट्री, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ का हमारे भारत की कोई कंपनी हो और यहाँ के एम्प्लॉय
बाहर काम कर रहे हों, या भारत का कोई भी सिटीजन हो जो इंडिया से बाहर काम कर रहा हो और सेम कंपनी में काम कर रहा हो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत की कंपनी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेज जापान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूएई में भी हैं। तो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पर काम कर रही है, तो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ वहाँ भी जा सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ऐसी बिजनेस विच इज सेटअप इन इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। एनी पार्टनरशिप फॉर्म्ड इन इंडिया अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 या कंपनीज एक्ट 1956 या 2013, अगर कोई भी हमारे इंडियन लॉ से कोई भी कंपनी ओरिजिन हुई है या पार्टनरशिप एक्ट से ओरिजिन हुई है पार्टनरशिप फॉर्म, तो हमें देखना है कि इनकम अगर बाहर कमाया गया या बाहर एक्रू हुआ, उदय हुआ, बाहर या रिसीव हुआ, तो इसे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी में दोनों में टैक्सेबल करेंगे, लेकिन नॉन रेजिडेंट में बिल्कुल नहीं करेंगे। और बच्चों ये ना पूछ लेना सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये लॉ है, यहाँ पर क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता। ठीक, कोई भी इनकम जो भारत में रिसीव हो, भारत में डीम्ड हो, एक्रू हो, अराइज हो, तो वो सभी में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर भारत के बाहर कोई भी इनकम हो, वो तब टैक्सेबल होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट में जब वो सेटअप एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा। तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में इन पर टैक्स का बर्डन पड़ेगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट पर नहीं पड़ेगा। सेम सेकेंड पॉइंट बेटा थर्ड पॉइंट भी है आपका, इनकम रिसीव, एक्रू, अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर है नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सेम पॉइंट है, सेकेंड और थर्ड सेम पॉइंट है। तो नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अब ऐसी इनकम जो भारत की कंपनी नहीं है, किसी विदेशी कंपनी में, फॉरेन कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक, वहाँ पर इनकम अराइज हुई, वहाँ पर एक्रू हुआ, डीम्ड टू एक्रू और अराइज हुआ, तो ईच एंड एवरी इनकम या सच इनकम्स विल बी एसेसेबल इन द हैंड ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखें सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट बोथ आर सेम। अगर भारत के बाहर कोई भी इनकम कमाया गया हो और भारत की कंपनी हो या भारत के लॉज उस कंपनी पर अप्लीकेबल हों, या पार्टनरशिप फॉर्म है भारत के बाहर है, फिर भी हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई हो, बनी हो, रजिस्टर्ड हो, तो आपको क्या देखना है, कंट्रोल होगा, वो भारत से कंट्रोल होगा। ठीक, तो जब वो भारत से कंट्रोल होगा तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी दोनों पर बर्डन पड़ेगा और नॉन रेजिडेंट पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ़ दीज कंपनीज और फर्म्स आर नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, भारत से कंट्रोल्ड बिल्कुल नहीं है, तो केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर टैक्स का बर्डन पड़ेगा, बाकी किसी भी नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर टैक्स का बर्डन बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। अब देखें सबसे लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है इनकम रिसीव्ड। ठीक, आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं एक्रू, अराइज, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इन इंडिया नहीं, यहाँ लिखा है आउटसाइड इंडिया, यानी सेकेंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इनकम रिसीव्ड, एक्रू, अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। लेटर ऑन यानी अर्लियर ईयर्स में, पिछले कई सालों में आपने वहाँ पर इनकम कमाया है और कमाने के बाद भारत में क्या किया, रेमिट कर दिया, भेज दिया। तो जब आप भारत में भेजते हैं बच्चों, तो एक बात आप हमेशा याद रखो कि यू आर प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी टू द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार को आप क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो भारत सरकार ने आपको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया, ये ठीक, फोर्थ पॉइंट आपका पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो गया।
4th पॉइंट पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा। अब आप ये 4 पॉइंट्स अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो विश्वास मानिए अब आपको नेक्स्ट वीडियोज में जो हम टैक्स लायबिलिटीज पर क्वेश्चन कराएंगे वो आप 100% कर लेंगे। राइट बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हो सके तो कोई अगर डाउट्स आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप बच्चों हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपको उसका जवाब, सही आंसर विद इन टाइम प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।